2024 का लोकसभा चुनाव इस समय लगभग आखिरी चरण में है और इस दौरान क्या मुद्दा है ज़मीन पर, इसको लेकर चर्चा है। क्या मोदी ही मुद्दा है या मुद्दा ही मोदी हैं, और क्या ये चुनाव मुद्दा विहीन हो गया है, ये सब कुछ पता चलेगा 4 जून को। लेकिन इस सारे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब हैं। आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया जी। प्रधानमंत्री जी, एक पहला सवाल ये 22 साल की नवयौवन वाली ऊर्जा आप कैसे लाते हैं? आप 3 से 4 घंटे सो रहे हैं, दिन में 4 से 5 रैलियां कर रहे हैं, उसके बाद आप सरकारी कामकाज भी कर रहे हैं। इतनी ऊर्जा मैं का समझता हूँ स्रोत। कि सबसे बड़ी गलती ये है आपकी रिसर्च टीम की कि वो 22 साल पे अटक गया। क्योंकि मैं किसी पद पर बैठा और कैमरा के सामने मेरा चेहरा आने लगा। मेरी ज़िंदगी में मैं कह सकता हूँ 15 साल की उम्र के बाद का समय जो है ऐसे ही परिश्रम से गुजरा है और कठिनाइयों में जीने की आदत से गुजरा है। सुख सुविधा से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा है, क्योंकि मैंने जब भी जो काम मुझे मिला तो उसको एक कर्तव्य के भाव से और कुछ सीखने के इरादे से मैं करता रहा हूँ। तो जब आप जीवन भर एक विद्यार्थी अवस्था में होते हैं तो मन से आप हमेशा एक फ्रेश रहते हैं, क्योंकि आपको हर बार नई सीखने की वृत्ति रहती है। और आखिरकार शरीर वगैरह की सबकी रचना के भीतर एक मन की अवस्था बहुत बड़ी होती है। मेरे केस में मेरे भीतर का विद्यार्थी जीता रहता है और बिल्कुल ही जीवंत है। तो मैं हर बार को नया सीखना समझना मेरी इच्छा रहती है, और उसी का परिणाम है कि इंसान। अब आप देखिए, 2 उदाहरण मैं देता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ टीवी वालों को इसमें मज़ा आएगा। एक होता है कंप्यूटर ऑपरेटर, वो उंगली का खेल खेलता है दिन भर वो, लेकिन अब शाम को जब नौकरी से घर जाता होगा तब देखेंगे ऐसा ही मरा पड़ा, बड़ी मुश्किल से घर में जाता है तो जाते ही अपना बैग फेंक देता है। आयु 50 साल भी नहीं होती है, लेकिन वो भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। एक सितार वादक होता है, वो भी उंगली को ही खेल करता है। 80 साल के बाद भी देखेंगे वो एकदम फ्रेश लगता है। ये दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क मन की रचना का है। और इसलिए अगर आप जीने का आपको विज्ञान जानते हैं और दुनिया जैसे जीती वैसे जीने की आदतों से बचते हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई संकटों से गुजरना पड़ता है। मतलब आप ये कह रहे हैं काम को अगर एंजॉय करने लगे तो फिर आपको थकान नहीं होगी? जब काम पूरा होता है तब थकान उतर जाती है। काम पड़ा रहता है तब थकान लगती है कि यार ये करना है, ये करना है। जब हो जाता है, अरे वाह अब तो हो गया। काम करने से थकान दूर होती है, काम न करने से काम जब सामने रहता है तो थकान लगती है। तो अभी जो काम चल रहा है चुनाव का, आप लगातार दिन में रैलियां करते हैं। अभी जो मतदान के आंकड़े आए सर, इसमें पिछले 5वें चरण के महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाले हैं पुरुषों की तुलना में, करीब 1.5% अधिक डाले हैं। तो देश की 50% आबादी महिलाओं की आपकी तरफ बहुत उम्मीद से देखती है। इसके पीछे बड़ा कारण क्या मानती है, जो भरोसा है महिलाओं का आपके ऊपर? इसको 2 रूप में देखना चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम हिंदुस्तान के सभी भूभाग में, समाज के सभी वर्गों में, चाहे गांव हो, शहर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, हर एक में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक स्थान बनाया है। और एक लंबी तपस्या का परिणाम है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक श्रद्धा भाव बना है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास एक संगठन की ताकत है। यानी एक प्रकार से 30 वोटर्स के ऊपर एक कोई न कोई बीजेपी का कार्यकर्ता रहे, इतना बारीकी से प्लानिंग है। तो वो एक संगठन की शक्ति है जो सारी चीज़ों को चैनलाइज करती है। दूसरी बात है, नेतृत्व रहता है। मुझे काफ़ी लंबे समय से
पार्टी की लीडरशिप का अवसर मिला है, तो एक पहचान बनी है मेरी। और जब एक व्यक्ति की पहचान बनती है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड एक भरोसा पैदा करता है, हवाबाजी नहीं लगती उनको। सिर्फ बीजेपी का संगठन होता है तो इतना नहीं चल, लेकिन जब उसको लगता है भाई हर स्तर पे उसके पास एक लीडरशिप है जिस पे भरोसा कर सकते हैं, कोई संकट होगा तो जरूर दौड़ के आ जाएगा, तकलीफ होगी तो यार उसको बता देंगे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल का मेरा कार्यकर्ता होगा तो भी एक भाव बना हुआ है। तो ये पूरा हमारा विश्वास का, भरोसा का हर लेयर पर एक नेतृत्व पैदा हुआ है और जिसका बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, समाज के सभी वर्गों का सहयोग है, महिलाओं की सक्रियता बढ़ी है। इसमें दो चीज़ें आप देख सकते हैं। अब महिलाएं की भागीदारी बढ़ रही है, सिर्फ चुनाव में नहीं, हर क्षेत्र में बढ़ रही है। वे सक्रिय हैं, उनको लगता है कि वो कंट्रीब्यूट कर रही है। पहले समय लगता था भाई कुछ भी होता है भाई वो तो उन्होंने किया होगा। दरअसल महिला को लगने लगा है कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, उसका विश्वास बन रहा है। खेल के मैदान में जब महिलाएं जीत करके आती हैं तो जीतने वाली बेटी तो एक है, लेकिन देश भर की महिलाएं आइडेंटिफाई करते हैं अपने साथ। मैं देख रहा हूँ कि इस चुनाव में भी उसका प्रतिबिंब नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो झुकाव है, रुझान है, उसके कारण में एक तो भारतीय जनता पार्टी ने मातृशक्ति पर विशेष बल दिया हुआ है। हमारी सरकार के कार्यक्रमों में भी महिलाओं को उतना ही प्राधान्य है और उसके पीछे वोट बैंक नहीं है, उसके पीछे इरादा है कि भारत को विकास यात्रा में अगर ये 50% शक्ति जुड़ जाती है तो एकदम से तेजी से देश आगे बढ़ेगा। अब जैसे मैं लखपति दीदी बनाने का कार्यक्रम लेके चल रहा हूँ। 3 करोड़ लखपति दीदी बनने का मतलब होता है कि वो इकोनॉमी का नेतृत्व करेगी गांव का, और वो बहुत बड़े बदलाव के एक बहुत बड़ी बड़ी कैटलिक एजेंट बनेगी। ये जो बदलाव है, इन चीज़ों का फर्क पड़ता ही पड़ता है। जी प्रधानमंत्री जी, जब हम वाराणसी के आपके रोड शो में थे तो एक बुजुर्ग महिला आपकी आरती उतारने के लिए वहाँ पर खड़ी हुई थी। जब हमने उनसे बात की कि आप आरती उतारने क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप पहचानते हैं उनको कौन है। उल्टा उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, तो मैंने कहा हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी नहीं है, ये महात्मा मोदी है। तो ये नरेंद्र मोदी से महात्मा मोदी की छवि गढ़ने तक का जो सफ़र है, ये आपको इस तरह की जब उपाधियां मिलती हैं तो जिम्मेदारी का एहसास और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा है कि हर एक की अपनी अपनी भावना होती है। आपको 10 लोग गंदे से गंदे मेरे लिए गाली बोलने वाले भी मिल जाएंगे, 50 लोग अच्छी भावना भी व्यक्त करने वाले के मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो अच्छी भावना अभिव्यक्त होती है उसको ठेस न पहुँचे, उसको कभी निराशा न हो, वो मेरा कर्तव्य बन जाता है और मैं उस कर्तव्य को निभाने का प्रयास करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि जो वो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो मेरे जीवन में है या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता है मेरे से उनसे अपेक्षा हो जो मेरे लिए कोई शब्द हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कन्विंस हूँ, यानी कोई मुझे मूर्ख कह सकता है, कोई मुझे पागल कह सकता है, मैं कन्विंस हूँ कि परमात्मा ने किसी पर्पज के लिए मुझे भेजा है और वो पर्पज पूरा होगा तो परमात्मा मेरा काम भी पूरा कर देगा, और इसलिए मैं पूर्णतः परमात्मा को समर्पित हूँ। क्या पर्पज है सर? वो परमात्मा पत्ते खोलता नहीं है, वो मुझसे करवाता रहता है और मेरी वो डायरेक्ट डायलिंग नहीं है कि मैं उसको पूछ लूँ कि भाई जरा बताओ आगे मुझे क्या करना है। एक पॉलिटिकल सवाल ये आ रहा है चुनाव के बीच में, जिस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आया, ये कहा गया कि भाई ओबीसी में जिस तरह से मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया ममता बनर्जी सरकार से, उसको पूरा उन्होंने कहा कि ये कैटेगरीज आपको हटानी होगी, आपको ये नहीं करना होगा। आप भी अपने भाषणों में इस बात को बार बार कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी याद है मोदी जी की आप हैदराबाद में जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें आपने पार्टी नेताओं से कहा था कि जो पसमानदा समाज है उस तक अपनी बात बीजेपी को पहुँचानी चाहिए। 3 तलाक उसको ख़त्म किया आपकी सरकार ने। तो आपको लगता है कि एक तरफ आरक्षण न देने की बात करना और दूसरी तरफ ये कदम उठाना,
ये संतुलन बनाएगा मुसलमानों को बीजेपी की तरफ लाने के लिए? हमारा देश का दुर्भाग्य हुआ है कि सरकारें जो चलाते हैं उसके दिमाग में फिराक में रहता है अगला चुनाव जीतने के लिए कुछ खेल खेले। मेरे दिमाग में नहीं रहता है। मैं सरकार दोबारा बनाने के लिए सरकार नहीं चलाता हूँ, मैं देश बनाने के लिए सरकार चलाता हूँ। ये सरकार देश का भविष्य बनाने के लिए, ये सरकार देश की भावी पीढ़ी का भविष्य बनाने के लिए, वोट बैंक के हिसाब से न मैं सोचता हूँ न मैं करता हूँ, और भगवान बचाए मैं नहीं करना चाहता। पसमानदा समाज, मुसलमान समाज हमें हमारे देश का दुर्भाग्य दिया है। आप लोग टीवी में एनालिसिस करते हैं और एनडीटीवी वाले भी करते हैं, क्या करेंगे, बनिए कितने, क्षत्रिय कितने, ब्राह्मण कितने, डिगने कितने, फलाने कितने। आप ये नहीं कहते हिंदू से इतने %। मुसलमान में भी जातियां हैं, लेकिन आपको मालूम तक नहीं होगा, न कभी जाति का उल्लेख करते हैं। और उसका कारण क्या है कि वहाँ जो एक अगड़ा वर्ग है उसने ऐसा कब्जा जमाया है। कुछ ही परिवार हैं जिनका ठेका है, न नीचे शिक्षा है। अब देश का इतना बड़ा वर्ग देश की विकास यात्रा में अगर भागीदार नहीं बनता है तो देश का नुकसान है। तो मेरे मन में रहता है कि मेरे देश की विकास यात्रा में समाज का आखिरी तत्व है, इसलिए वो मुसलमान है तो उस पर ध्यान देना चाहिए और हिंदू पर नहीं देना चाहिए, और हिंदू पर देना चाहिए मुसलमान पर। ये मेरा तरीका नहीं है। समाज में अनटैप जो पोटेंशियल पड़ा हुआ है उन सबको हमने सामर्थ्य देना चाहिए, हैंड होल्डिंग करना चाहिए। पसमानदा समाज के प्रति मेरा ये भाव है कि उसमें सचमुच में, मैं तो मेरा गांव, मेरा घर परिवार है, मेरे अगल बगल में जो मुस्लिम परिवार है, मैं एक मुस्लिम बस्ती में ही बड़ा पला हूँ, मेरा घर वहीं है। वो ज़्यादातर ये भाड़ भूजा वगैरह जिसको कहते हैं उस प्रकार के समाज के लोग हैं, जो रूई करने वाले वगैरह। अब वो अलग अलग राज्यों में उनके नेम अलग हैं, लेकिन अब उनकी हालत मैं देख चुका हूँ जी। और इस तब मैं कहता हूँ कि भाई पसमानदा समाज में शिक्षा बढ़नी चाहिए, पसमानदा समाजों के लोगों को एक अवसर मिलना चाहिए। तो मेरा भारत की विकास यात्रा में इतना बड़ा वर्ग भागीदार कैसे बने, ये मेरा विषय है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अक्सर प्रधानमंत्री ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान को इलेक्शन में ले आया जाता है और एक खास तबके के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। इस बार मणिशंकर अय्यर साहब कह रहे हैं, जो आपको हर चुनाव में कुछ ना कुछ एक अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, और कुल मिला के अब तक कांग्रेस 100 से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए कर चुकी है। लेकिन इस बार धमकी अलग है। इस बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, नहीं तो एटम बम है उसके पास। मैं समझता हूँ इस पर तवज्जो देने वाले विषय नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी भी उनको तवज्जो देती नहीं है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है वो पार्टी योजना से ऐसे लोगों के माध्यम से कुछ सगुफे छोड़ती है। वो अकेले अपनी मर्जी से करते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो फिर हो हल्ला होता है तो कुछ दिन के लिए पार्टी से निकालते हैं, फिर पार्टी के मुख्य धारा में वो रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने अमेरिका में जो उनके गुरु है उनको अभी इस्तीफा दिलवा दिया, अब कुछ दिन के बाद उनको ले लेंगे। तो ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि देश में भ्रम फैला करना, वातावरण बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ते रहना और विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देना। तो ऐसी अलग अलग चालाकियाँ वो करते रहते हैं। लेकिन देश के मतदाताओं पर इसका कोई प्रभाव होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। टीवी मीडिया में शायद स्पेस मिल जाती होगी उनको। तो ये पाकिस्तान का मुद्दा तो फारूक अब्दुल्ला बीच बीच में काफ़ी उठाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। ऐसा है कि सब लोग यही करते हैं जी। आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़ने का उनको लगता था कि पाकिस्तान को संभालो तो आतंकवाद संभल जाएगा। हकीकत ये नहीं है जी। आप अगर सामर्थ्यवान होंगे तो बुराइयां चली जाएगी। अगर आप खुद फिजिकली वीक है तो ये थोड़ा सा भी बारिश हो गई अब बीमार हो जाएंगे, थोड़ी भी गर्मी आ गई अब बीमार हो जाएंगे। खुद वीक है और अगर आप खुद मजबूत हैं तो बीमारियां हो सकता है आएगी लेकिन अटक जाएगी। वैसा भारत को भी सशक्त होना पड़ता है, और सशक्त का मतलब सेना और बंदूकें पिस्तौल वो नहीं होता है। अनेक क्षेत्रों में आपके अंदर सामर्थ्य बढ़ाना होता है। अब जो पाकिस्तान से अक्सर खबरें आती हैं कि कोई
अज्ञात व्यक्ति किसी आतंकी को गोली मारकर चला गया। अक्सर ये खबरें आती हैं और वो जो व्यक्ति मारा जाता है वो कहीं ना कहीं भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार रहा होता है। तो क्या ये भीतर भी उनकी लड़ाई शुरू हो गई? मैं हैरान हूँ कि कभी आप लोगों ने ऐसा विश्लेषण किया कि भी आज एक बिहार का मेरा भाई कश्मीर में मेहनत कर रहा था, कोई गोली मार के भाग गया। कभी आपने एक विचार किया कि भी अमरनाथ की यात्रा में कोई यात्री गया था, किसी ने उसको ऐसा मार दिया। फलानी जगह पे कोई जा रहा था, किसी ने चाकू मार दिया। ये कौन है अज्ञात लोग? उनकी चर्चा नहीं कर रहे आप लोग। पाकिस्तान के अज्ञात और ज्ञात, और पाकिस्तान को करने दो ना भाई, अपना टाइम क्यों खराब करते हैं? हम अपने देश में ध्यान केंद्रित करें। सर, इनसे बातचीत का कोई है पाकिस्तान से, और चीन के साथ रिश्ते हमारे कैसे हों, इन सब को लेकर? भारत का हमेशा मत रहा है, विश्व बंधु का हमारा भाव रहा है, और विश्व बंधु के रूप में जिसको जो जरूरत हो उससे जुड़ना ही हमारा काम रहा है। तो हम तो पूरी दुनिया के साथ जुड़ना चाहते हैं और हम जुड़ते भी रहते हैं और जुड़े हुए भी हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मोदी जी जो चाहे कर लें, लेकिन 4 जून को इस सरकार की एक्सपायरी हो जाएगी, और ये कह रहे हैं कि सरकार की जो एक्सपायरी उसकी चिंता लगता है कि विपक्ष को बहुत लंबे समय से 10 साल से। और वो सच बोल रही है जी। ये सरकार तो 4 जून को समाप्त होना ही होना है, नई सरकार बननी है ना। तो ये वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली है भाई कि उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसमें पॉलिटिकल कुछ है ही नहीं जी। और लोकतंत्र की चिंता भी। कार्यकाल इसका चुनाव तक ही है, चुनाव होने के बाद नई सरकार बनेगी, तो हम नई ताजा तरार सरकार बना करके आएंगे। तो आप नई एक्सपायरी दे देंगे तब तक? अरे ऐसा है कि एक्सपायरी डेट मैं तो अविनाशी हूँ जी, मैं काशी का हूँ। काशी तो अविनाशी है जी। प्रधानमंत्री जी, आप है ना, गुजरात के समय से देखा जा रहा है कि बड़े काम करते हैं, बड़ी योजनाएं बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। साबरमती नदी मृत प्राय हो गई थी, उसको पुनर्जीवित किया, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू बना दिया आपने। पूरा जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसको नए सिरे से आप गढ़ रहे हैं, नई पार्लियामेंट आपने खड़ी कर दी। और जब ये बड़े काम करते हैं तो आप साथ में विपक्ष को चैलेंज करते हैं कि हिम्मत है तो मोदी को टक्कर दे के दिखाओ। तो कैसे टक्कर देंगे वो? मैं कभी चैलेंज नहीं करता भाई, मैं तो उनको साथ लेना चाहता हूँ। मैं किसी को कम नहीं आंकता हूँ जी, उनके पास भी अनुभव है, वो 60-70 साल तक सरकार में रहे हुए हैं, उनकी अच्छी चीज़ें मैं तो सीखना चाहता हूँ जी। मैं विरोध पक्ष को दुश्मन नहीं मानता हूँ। अगर उनके पास कोई अनुभवी लोग हैं और मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो मैं तो सुनने को तैयार हूँ जी। उनको मीडिया अखबार में जो भी अच्छा बुरा कहना है वो कहते रहे। देश के हित में अगर अच्छे सुझाव है तो जरूर स्वागत है उनका। मैं किसी को बुरा नहीं चाहता। उनको लगता है कि नहीं पार्लियामेंट हाउस इतना भव्य बन रहा है, एक पौधा ये लग जाए तो अच्छा होगा, मुझे तो खुशी होगी। ये कोई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है जी। देश है, 140 करोड़ लोगों को अधिकार है इसमें कुछ न कुछ आगे बढ़ाने के लिए, और इसलिए मैं कोई टक्कर वक्कर और चुनौती देता नहीं हूँ। हाँ, मैं विकास को उस पुरानी सोच से बाहर लाना चाहता हूँ। मैं शासन कानून व्यवस्था को 18वीं शताब्दी में रख करके 21वीं शताब्दी का भविष्य नहीं बना सकता हूँ। तो मैं बदलाव करना चाहता हूँ, और मेरा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। और जब मैं रिफॉर्म कहता हूँ तो पॉलिटिकल विल चाहिए रिफॉर्म करने के लिए। परफॉर्म करने के लिए मैं चाहता हूँ तो उस विजन के साथ अलाइन आपके पास ब्यूरोक्रेसी चाहिए, एबिलिटी वाली ब्यूरोक्रेसी चाहिए, टाइम बाउंड काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी चाहिए। तो पॉलिटिकल लीडरशिप का विजन रिफॉर्म करता है, सिस्टम का सामर्थ्य ट्रांसफॉर्म करता है, और जन भागीदारी परफॉर्म करती है। तो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। परफॉर्म करने का काम सिस्टम का है, ट्रांसफॉर्म करने का काम जन भागीदारी से होता है। तो रिफॉर्म पॉलिटिकल लीडरशिप के विजन से, परफॉर्म ब्यूरोक्रेटिक और गवर्नेंस सिस्टम के परफॉर्मेंस से, और ट्रांसफॉर्मेशन जन भागीदारी जुड़ती है। जैसे स्वच्छता कब आएगी? जन भागीदारी जुड़ेगी तो आएगी। सर, एक बात विपक्ष ये भी कहता है कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन्हें आप निजी उपलब्धियां बता देते हैं, जैसे मंगलयान है, चंद्रयान है, कि ये जब आप आए तो ये सब हुआ, बल्कि वो कहते हैं कि ये तो लंबे समय से इस पर काम चल रहा था। ये भी एक आलोचना इस पर आपकी की जाती है। ऐसा है भाई,
पहला विषय तो ये है कि क्या भारत की उपलब्धियों पर हम गर्व करते हैं कि नहीं करते, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको भारत की उपलब्धि पर गर्व करने में पता नहीं क्या मुसीबत है, और इसलिए क्या कहते हैं मोदी क्यों क्रेडिट लेता है। मतलब आप गर्व लेने के बजाय आप ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है जब अटल जी की सरकार थी और अणु विस्फोट का हम लोगों ने जो एक अटल जी की सरकार ने प्रयोग किया, तो ये कहते हैं कि ये तो वैज्ञानिकों ने किया। अब मज़ा ये है कि अटल जी ने जिस दिन ये अणु विस्फोट की घोषणा की तो दुनिया भर के सैंक्शन ले गए, आर्थिक संकट का आ गया, लेकिन 13 दिन के बाद दोबारा उन्होंने किया। इसके लिए पॉलिटिकल विल लगता है जी। चंद्रयान 1 विफल हुआ तो एक पॉलिटिकल लीडरशिप में दम था कि वो साइंटिस्टों के बीच विफलता की जिम्मेवारी लेता है। जो आदमी विफलता की जिम्मेवारी लेता है तो दुनिया उसको सफलता का यश भी देती है। उस दिन मैं भाग सकता था कि मेरे साइंटिस्टों ने क्या कर दिया, मैं नहीं गया, मैं वहीं रुका और सुबह सब साइंटिस्टों से मिला, उनका हौसला मैंने बढ़ाया और मैंने कहा चिंता मत कीजिए, अगर कुछ कमी है तो मेरी है। तो मैं ओनरशिप लेता हूँ। लेकिन आपकी आलोचना इस बात के लिए होती है जहाँ चंद्रयान लैंड किया उस जगह का नाम आपने शिव शक्ति रख दिया, कुछ और नाम रख सकते थे। हाँ, रख सकते थे। अगर वो लोग होते तो अपने परिवार का नाम रख लेते, अपने हो सकता है भावी संतानों का नाम रख लेते, वो हो सकता है दूसरा। मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड के अंदर सामर्थ्यवान, मेरे देश ने दुनिया को एक फिलॉसफी दी है और उसके नियंताओं का नाम मैं रखना मैं गर्व करता हूँ। और ये किसी परिवार का आइडेंटिफाई नहीं है। जब मैं शिव शक्ति कहता हूँ तो 140 करोड़ लोग उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं जी। कोई एक नाम में रख लेता तो एक परिवार जुड़ता है, एक कुनबा जुड़ता है, एक संगठन जुड़ जाता जब मैं शिव शक्ति कहता हूँ। और दूसरा, शिव शक्ति प्रेरक नाम है, सामर्थ्यवान नाम है, कोटि कोटि जनों को गाइड करने वाला नाम है। सर, इंटरव्यू समाप्त कर रहे हैं। आखिर में जाते जाते 4 जून को तो परिणाम आएंगे। एक इतिहास बनाने के मोड़ पर आप हैं, क्योंकि देश के इतिहास में केवल पंडित नेहरू जिन्होंने लगातार 3 बार सत्ता में वापसी की थी, आप इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। ये इस बात की संभावना तमाम सर्वेक्षण वगैरह में बताई जा रही है। इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए तीसरा टर्म होगी। देखिए, गुजरात में मेरे लिए लिखा जाता था लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब ये एनालिसिस करने वाले लोगों का काम है। मेरा काम मोदी ने क्या पाया, क्या कहाँ पहुँचा, वो है ही नहीं जी। मेरी कंपैरिजन करनी है तो ये करिए कि मोदी के कालखंड में देश कहाँ पहुँचा। चर्चा देश की करिए जी। मोदी तो 3 बार भी जीतेगा, 5 बार भी जीतेगा, 7 बार भी जीतेगा, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है तो वो तो चलता रहेगा। वो तो एक यात्रा है मोदी की। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका इस इंटरव्यू नमस्कार के लिए भैया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद। 4 जून नमस्कार के जी। लिए। धन्यवाद।